हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इक्विटी एक्ट और इसके हम एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इक्विटी को थोड़ा सा जान लेते हैं। इक्विटी क्या है? इक्विटी का मीनिंग है हिंदी में साम्य। ठीक है, कि साम्य मीन्स समानता बरतने के लिए। इक्विटी कोई कॉडिफाइड लॉ नहीं है, ये अनकॉडिफाइड है। ये सिर्फ किस लिए यूज किया जाता है? इक्विटी बरतने के लिए, समानता बरतने के लिए। ठीक है, ये लेटिन भाषा एक्विटास शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है समान बनाना या फिर समतल बनाना। इक्विटी का जो यूज करते हैं वो जजेस के द्वारा किया जाता है अपने शुद्ध अंत्यकरण से। ठीक है, किससे किया जाता है? अपने गुड कंसाइंस से यूज किया जाता है इक्विटी का। ये कोई कॉडिफाइड लॉ नहीं है। ओके, बस ये क्या है? एक सामान्य नियम है। ये विधि का एक स्रोत है। साम्य की परिभाषा दी है मैटलैंड ने। मैटलैंड कहते हैं कि साम्य का आगमन विधि को नष्ट करने के लिए नहीं हुआ है, बल्कि उसे पूरा बनाने के लिए हुआ है। क्या करता है साम्य? इक्विटी क्या करता है? जब कानून में समानता के कारण अगर कोई दोष उत्पन्न हो जाते हैं तो उसे क्या करता है? उनमें सुधार करता है। मनुष्य को माफ करना ही साम्य है, ये कहा है अरस्तु ने। ओके, अब साम्य की प्रकृति क्या है, इक्विटी की प्रकृति क्या है? तो इक्विटी जो है वो अंग्रेजी नियम है। कहाँ से लिया गया है? भारतीय विधायिका द्वारा सारभूत रूप से समाविष्ट किया गया है। ये साम्य का जो नियम है वो अंग्रेजी नियम है। ठीक है, और इसे क्या कर लिया है? भारत की विधायिका ने उसे सारभूत रूप से अपने अंदर समाविष्ट कर लिया है। ये क्वेश्चन लगता है हमेशा। ठीक है, ये याद रखना है। तो साम्य का जो प्राथमिक स्रोत है वो क्या है? वो है भाई शुद्ध अंत्यकरण। ओके, चलिए इसके बाद में इसके कुछ प्रकृति हैं वो देख लेते हैं कि साम्य क्या है। साम्य न्यायालय के विवेक का विषय है। किसके? कोर्ट के विवेक का विषय है। साम्य समान विधि की पूर्ति करने वाला एक निकाय है। साम्य विधि का अनुगामी है। साम्य की क्रिया व्यक्ति से संबंध रखती है और साम्य क्षमता में विश्वास करता है, समानता में विश्वास करता है। ओके, चलिए इसके बाद है कि साम्य के कुछ अधिकार क्षेत्र हैं। साम्य के अधिकार क्षेत्र कौन कौन से हैं भाई? अनन्य अधिकार क्षेत्र हैं, समवर्ती अधिकार क्षेत्र हैं और सहायक अधिकार क्षेत्र हैं। ये 3 अधिकार क्षेत्र हैं, याद रखना है आपको ये। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। इसके साम्य के कुछ आधारभूत सूत्र हैं। ठीक है, आधार सूत्र हैं। कितने सूत्र हैं? वो 12 हैं। एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है कि साम्य किसी अपकृत्य को उपचार विहीन नहीं रहने देगी। कि भाई अगर कोई रोग हो गया है, ठीक है, कोई दोष हो गया है, तो उसे क्या करेगी? इक्विटी समानता बरतेगी, उसे उपचार दिलाएगी, रेमेडी उपलब्ध कराएगी। ठीक है, फर्स्ट है ये। सेकंड है साम्य किसका? विधि का अनुसरण करती है। इक्विटी फॉलोज द लॉ। इसके बाद है साम्य चाहने वाले को साम्य का पालन करना ही चाहिए, है ना। अगर हमने किसी से, भाई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या होता है, अगर हमने किसी से कोई फायदा ले लिया है, उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं? हम उसे विखंडन कर रहे हैं उस संविदा का। तो हम क्या करेंगे भाई? हमें जो हमने फायदा प्राप्त किया है उसके बदले में हमें सामने वाली पार्टी को क्या देना पड़ेगा? कंपनसेशन देना पड़ेगा, या उसका जो हमने फायदा लिया है उसके बदले में कोई मूल्य देना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होता है कि साम्य चाहने वाले को साम्य का पालन करना चाहिए। फिर साम्य की शरण में आने वाले को स्वच्छा तो आना चाहिए। कि जो भाई न्याय मांगने आ रहा है, ये नहीं है कि तुम कपट के साथ आओगे, तुम्हें सुधा तो आने पड़ेगा। फिर कह रहा है विलंब साम्य को विफल कर देता है। कि अगर तुम डिले करके आते हो, बहुत ज्यादा देर कर रहे हो, भाई केस हुआ है आज, तुम आ रहे हो 10-12 साल बाद, ठीक है, तो क्या कर देता है? विलंब क्या कर देगा? साम्य को, इक्विटी को विफल कर देता है। इसके बाद में है 6 कि समता ही साम्य है। क्या है समता? जो इक्वलिटी है वो ही क्या है भाई? वही इक्विटी है। ठीक है, इसका मतलब है कि साम्य क्या करता है? साम्य सभी के साथ में एक जैसा व्यवहार करता है। फिर कहता है कि साम्य प्रारूप पर, यही आशय पर विचार करता है। कि साम्य क्या करता है? प्रारूप पर विचार नहीं करता, उसके इंटेंशन को देखता है साम्य। इसके बाद है साम्य को उसी को क्या मानता है जो किया जाना चाहिए। ठीक है, किसके देखेगा? उसे ही देखेगा जो कि किया जाना चाहिए। फिर है साम्य दायित्व पूर्ति का आशय अध्यारोपित करता है। कि भाई क्या कराता है? भाई लायबिलिटी कंप्लीट कराता है। इसके बाद है कि साम्य की क्रिया व्यक्ति से संबंध रखती है। कि भाई अगर कहाँ साम्य की क्रिया किससे संबंध रखेगी? पर्सोनम, व्यक्ति से संबंध रखेगी। फिर है जहाँ साम्य समान है वहां समय की दृष्टि से पूर्व
अभिभावी होगा जहाँ इक्विटी है, और वहाँ क्या देखेगी, उसे देखेगी जो पहले न्याय मांगने आया है कोर्ट में। इसके बाद है जहाँ साम्य समान है वहाँ पर विधि अभिभावी होगी, कि भाई जहाँ पर क्या हो गया, इक्विटी समान हो गई है, तो वहाँ पर किसका यूज करेंगे हम, वहाँ पर लो को सामने रखेंगे, लो को सबसे आगे रखेंगे। ओके, चलिए ये हो गए हमारे इसके आधार सूत्र हैं। कितने नियम बताए मैंने आपको, 12 नियम है। क्लियर है। इसके बाद में हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन। इसमें से एक या दो क्वेश्चन लगता है हमेशा बस, ठीक है। तो आपको इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा, एक या दो क्वेश्चन यहीं से मिल जाना है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा साम्य का प्रारंभिक स्रोत है। तो सोर्स क्या है भाई, अंत्यकरण, गुड कंसाइंस है, रूढ़ी नहीं है, लिखित कानून नहीं है, न्यायिक निर्णय नहीं है, गुड कंसाइंस है, ठीक है। तो आंसर है हमारा डी। इसके बाद है साम्य के अंग्रेजी नियमों को क्या कर लिया है, भारतीय विधायिका द्वारा सारभूत रूप में सम्मिलित कर लिया गया है। मैंने आपको अभी बताया था ये वाला क्वेश्चन का आंसर, है ना। तो क्या कर लिया है, भारतीय विधायिका द्वारा सारभूत रूप से सम्मिलित कर लिया गया है। फिर है समानता से क्या तात्पर्य होता है, समानता से शाब्दिक समानता या समानुपातिक समानता होती है। तो समानता क्या है, इक्विटी क्या किसकी बात करता है, इक्वेलिटी की बात करता है, ठीक है। तो आंसर बी। इसके बाद है साम्य के सिद्धांत की संवैधानिक मान्यता नहीं पाई गई है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में तो इक्विटी की बात करते हैं भाई, कि अगर तुम वहां पर तो नियम भी दिया हुआ है कि अगर भाई तुम साम्य बरतना चाहते हो, अपने साथ बरतवाना चाहते हो, तो तुम्हें भी तो दूसरे पर्सन से साम्य बरतनी पड़ेगी। अगर तुमने किसी से कोई फायदा ले लिया है तो उसका तो तुम बदले में भी तो उसे फायदा दोगे, है ना। तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट तो बात करता है इसकी इक्विटी की, बिल्कुल सही है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी बात करता है, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम में भी बात की गई है ना। और कहाँ पर बात नहीं की गई है, माल विक्रय अधिनियम में, ठीक है। कहाँ पर नहीं की गई है, माल विक्रय अधिनियम। तो हमारा आंसर है भाई इसका सी। लेकिन इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, कहीं पर किसी बुक में दिया गया है कि साम्य के सिद्धांत की संवैधानिक मान्यता नहीं पाई गई है, कहीं पर दिया गया है कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम में नहीं पाई गई है, एक बुक में दिया हुआ है कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम में पाई गई है ना। थोड़ा ये कंफ्यूजन है, तो इसका सी या डी में से कोई ऑप्शन होगा, इसमें बहुत मिस्टेक है भाई। फिर है विशिष्ट अनुतोष अधिनियम में साम्य के सिद्धांतों की संवैधानिक मान्यता संबंधित है, किससे संबंधित है, विशिष्ट पालन से, व्यादेश से, शोधन या विखंडन से। तो आंसर होगा डी, सभी सही है, क्योंकि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में भी है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी है, और इंजेक्शन कहाँ पे दिया जाता है, व्यादेश कहाँ पर दिया जाता है, वो भी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में दिया जाता है। तो उपयुक्त सभी आंसर होगा डी। ये क्वेश्चन आया था 2018 में भी। फिर है इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कहता है कि एक दावा करने वाला सामयिक उपचारों का आधिकारिक रूप से दावा नहीं कर सकता क्योंकि ये उपचार न्यायालय के सुरेख है। एक दावा करने वाला सामयिक उपचारों का आधिकारिक रूप से दावा कर सकता है क्योंकि ये उपचार न्यायालय के कर्तव्य हैं। भारतीय में विधिक हित और सामयिक हित में अंतर है। संवैधानिक उपबंध केवल विधिक हित के लिए लागू होंगे, ना कि सामयिक हित के लिए। तो क्या है भाई, ये जो इक्विटी है, इक्विटी क्या करती है, वो न्यायालय का विवेक पर निर्भर करता है ना। क्या है ये, न्यायालय के विवेक पर निर्भर है। तो एक दावा करने वाला क्या कर सकता है, आधिकारिक रूप से इसका दावा नहीं कर सकता क्योंकि ये उपचार क्या है, न्यायालय के विवेक पर निर्भर करते हैं। ओके, तो आंसर होगा हमारा ए। निम्नलिखित में से कौन लाभार्थी नहीं हो सकता। लाभार्थी कौन नहीं हो सकता, सरकार हो सकती है, निगम हो सकते हैं, कोई विदेशी हो सकता है। कौन नहीं हो सकता, अजन्मा बच्चा लाभार्थी नहीं हो सकता। फिर कहता है कि निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। एक मुकदमा करने वाला साम्य के उपचारों की मांग अधिकार पूर्वक नहीं कर सकता क्योंकि ऐसे उपचार न्यायालय के विवेक पर निर्भर हैं। ये वाला तो यही क्वेश्चन है जो पहले अभी मैंने बताया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। कहता है कि संविदा के विशिष्ट अनुपालन के मामले में पक्षकारों के अधिकार शासित होते हैं। कहाँ से शासित होते हैं, फर्स्ट कहता है विधि के सिद्धांत से, सेकंड कहता है साम्य के सिद्धांत से, सी कहता है साम्य के और विधि के सिद्धांत पर। तो जो संविदा का विशिष्ट अनुपालन किया जाता है, स्पेसिफिक रिलीफ दिलाया जाता है, तो वो किसके आधार पर दिलाया जाता है, साम्य और विधि के सिद्धांतों पर दिलाया जाता है भाई। फिर साम्य की क्रिया व्यक्ति से संबंध रखती है। इस सूत्र का अर्थ क्या होता है, इस सूत्र का अर्थ ये होता है कि साम्य अपने आदेशों का परिवर्तन उस व्यक्ति के अंतःकरण पर प्रभाव उत्पन्न करके करती है जिस पर आरोप लगाया गया है।
साम्य जो किया जाना चाहिए उसी को किया गया मानती है। जहाँ साम्य समान है वहां पर विधि क्या होगी, अभिभावी होगी। तो इसका क्या आंसर है, तो इसका आंसर है ए। ठीक है, कि साम्य अपने आदेशों का परिवर्तन उस व्यक्ति के अंतःकरण पर प्रभाव उत्पन्न करके करती है जिस पर कि आरोप लगाया गया है। मीन्स कि साम्य की क्रिया किससे संबंध रखती है भाई, व्यक्ति से संबंध रखती है। समता ही साम्य के, समता ही क्या है, साम्य है। ये सूत्र है, इसका आधार सूत्र जो मैंने आपको बताया था, इसका एक आधार सूत्र है कि समता ही साम्य है। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ देख लेते हैं। पहला कहता है कि समता ही, समता साम्य को समता में आनंद है। सेकंड कहता है विलंब साम्य को पराजित कर देता है। एक तो ये तो अलग ही नियम है। फिर साम्य रूप को नहीं आशय को देखती है, ये भी भाई हमारा नियम है ना। तो इसका देख लेते हैं एक बार। इसका आंसर होगा हमारा ए, कि समता साम्य को जो है, इक्विटी को जो है वो इक्वेलिटी में क्या आता है, प्रसन्नता आती है। ठीक है, आंसर है इसका हमारा ए। इसके बाद है संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 48, 78 और 79 निम्नलिखित में से किस सूत्र का उदाहरण प्रयुक्त करती है। तो ये किसका उदाहरण है, ये उदाहरण है कि जहां साम्य समान होगा वहां पर समय पूर्व अधिभावी होगा। कि भाई जो पहले न्याय मांगने आया है वो उसे क्या देंगे, हम पहले न्याय देंगे। फिर है किसने यह टिप्पणी की है कि न्यास साम्य का सार तथा केंद्र बिंदु है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि हैनबरी की डेफिनेशन है। हैनबरी कहते हैं कि न्यास क्या है, अभी क्वेश्चन न्यास का आ गया है। न्यास ट्रस्ट क्या है, साम्य का सार तथा केंद्र बिंदु है। तो ये कहा है हैनबरी ने। इसके बाद में क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कोई एक अनुज्ञेय दावा नहीं है। अब ये तो भाई कहाँ का क्वेश्चन आ गया, देखो टीपीए का क्वेश्चन दे दिया इन्होंने, है ना। तो क्या कह रहा है कि क्या अनुज्ञेय दावा नहीं है, तो ऐसे कर्ज जो अचल संपत्ति के बंधक से प्रतिभूत हों वो क्या नहीं होते, अनुज्ञेय दावे नहीं होते। अनुज्ञेय दावे क्या होते हैं, कौन से वाले होते हैं, जो अनसिक्योर्ड डेप्ट होते हैं वो सब अनुज्ञेय दावे आते हैं, है ना। तो अनुज्ञेय दावा नहीं है तो ये तो सिक्योर डेप्ट है ना, सिक्योर है ना। अगर कोई अचल संपत्ति का कोई बंधक पे दी हुई है तो उसमें जो सिक्योरिटी है वो तो सिक्योर है हमारी। तो ये हमारा अनुज्ञेय दावा नहीं है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा संपत्ति अंतरण अधिनियम के अनुसार अंतरण नहीं है। विक्रय भी है भाई, दान भी है, विनिमय भी है। किसी संपत्ति के बारे में हक का परित्याग क्या नहीं है, संपत्ति अंतरण नहीं है, बिल्कुल डी। जहाँ साम्य समान है वहां विधि अभिभावी होगी। भारतीय विधि का कौन सा सिद्धांत इस सूत्र पर आधारित है, तो कौन सा है, व्यतिरेक का सिद्धांत भी है, क्रम बंधन का सिद्धांत भी है, चुनाव का सिद्धांत भी है। तो आंसर है हमारा डी। इसके बाद है साम्य का आगमन विधि को नष्ट करने के लिए नहीं हुआ बल्कि इसे पूरा करने के लिए हुआ है। ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये डेफिनेशन किसने दी है, मैटलैंड ने दी है। मैटलैंड कहते हैं कि साम्य इक्विटी का जो आगमन किया है हमने वो विधि को नष्ट करने के लिए नहीं किया है बल्कि उसे पूरा करने के लिए किया है। इसके बाद है साम्य न्यायालय से अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, कॉमन लॉ न्यायालय में निर्णय के पूर्व या पश्चात, दोनों। इसका आंसर है सी। ठीक है, चलिए ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए इक्विटी के बारे में। इक्विटी बस आपको याद रखना है, इक्विटी समानता की बात करती है, ये कोई अधिनियमित विधि नहीं है, न्यायालय के विवेक पर निर्भर करती है। ठीक है, और यहाँ पर शुद्ध अंतःकरण का ध्यान रखा जाता है। इसके आधार सूत्र हैं, आधार सूत्र कितने हैं, 12 हैं, मैंने वो आपको सारे बताए हैं। ठीक है, तो इक्विटी कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आपको थोड़ा माइंड से भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएंगे। बस ये कुछ डेफिनेशन जो है, जो मैंने ऑथर के नाम बताए हैं कि वो किसने परिभाषा दी है, सॉरी, तो उन्हें याद रखना है। ठीक है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है ज़्यादा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा टेस्ट के MCQ सॉल्व करेंगे। ओके, और 3 या 4 वीडियो में हमारा ट्रस्टशिप और इक्विटी एक्ट पूरा ही कंप्लीट हो जाएगा MCQ। उससे बाहर आई थिंक दैट की क्वेश्चन नहीं लगने चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।